जिस प्रकार से हावड़ा में दिन प्रतिदिन हिंसा की घटनाएं दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया, इससे एक बात स्पष्ट है कि ये सीधे सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण की नीति और कानून व्यवस्था को संभालने में असक्षमता का परिणाम है। जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम के पहले ममता बनर्जी जी का बयान आता है, जिसमें कि वो कहती है कि रामनवमी के जुलूस एक समुदाय के इलाके में ना जाए। इस प्रकार से इलाकों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम लोकतांत्रिक भारत में करना, इस प्रकार से धमकी भरे लहजे से बात रखना, जिस प्रकार से वहाँ पर तुष्टीकरण की नीति लगातार चलती आ रही है, इसका सीधा परिणाम है। और आज कार्रवाई करने के बदले, दंगाइयों के ऊपर ठोस कदम उठाने के बदले, जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार वहाँ के अपराधियों को क्लीन चिट देने में और उनको एक प्रकार से बचाने के लिए पहले ही आकर बयान देकर दोष हिंसा का किसी और पर डालने की कोशिश कर रही है, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ऐसे दंगाइयों को, ऐसे हमलावरों को भी शरण देने का काम किया जा रहा है। आज सीधे सीधे कानून व्यवस्था में असक्षमता और तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का ही ये परिणाम है जो हिंसा हमने देखी है। और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने बात रखी है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये आज अनिवार्य बन चुका है, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, जिस प्रकार से अन्य भी हिंसा की घटनाएं हुई, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। Howrah violence, both party blame each other. The Howrah violence that is taking place day after day is a direct result of the politics of appeasement and the politics of polarization and the politics of communalism practiced by the Trinamool Congress. We have seen the manner in which this is not the first such incident that has taken place. But before such an incident takes place, the chief of the government makes statements to the effect that the Ram Navami procession should not go into any kind of Muslim areas or areas belonging to one community. In a democratic country, can areas be divided into such kind of communal classifications? Isn't this a statement that emboldens certain elements? And doesn't it, in a sense, give a threat to the communities? This kind of behavior has been going on for long in the Trinamool Congress government. We have seen the manner in which many Hindu-phobic statements have been made by several leaders. They have a problem even with Jai Shri Ram. They have a problem when the Durga Puja idol immersion is taking place and they only give permission to one community for their work and not to the other community. And then the High Court has to step in. So this kind of behavior that is taking place is directly responsible for the kind of situation we have seen in Howrah. And today, instead of taking action against those who are involved, Mamata Banerjee ji government is busy in trying to provide protection and patronage to those accused. They are giving a clean chit even before the investigation. Hence, their investigation cannot be trusted. We need an independent investigation, as has been demanded by our leader Subhendu Adhikari ji. एनसीपी पर ही हमला कर दिया उनके द्वारा। देखिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के और अपने दायित्व के आधार पर एक बच्ची को और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए बंगाल जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, और जब वो अपने संवैधानिक और कानूनी ड्यूटीज़ का निर्वाह करते हैं, तब किस प्रकार से वहाँ पर टीएमसी, जिसको मैं कहता हूँ तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर का प्रदर्शन होता है, किस प्रकार से ये टीएमसी मानसिकता वाले कार्यकर्ता और अधिकारी उनके काम में बाधा डालते हैं, उन्हें किस प्रकार से हाथापाई की नौबत की स्थिति तक भी पैदा होने के आसार पैदा हो जाते हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है। उनका वीडियो अभी वायरल हो रहा है और कई पत्रकारों ने इसको शेयर किया है कि कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए एक प्रकार से चीख रहे हैं। इस प्रकार का बर्ताव बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और मुझे लगता है कि कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो ये अवैध और असंवैधानिक है। परंतु जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कानून के निज़ाम और लोकतंत्र की आए दिन दुहाई देते हैं, आज उन सारे जो लोग हैं, वो सारे दल है,
उनके मुंह में कौन सी गोंद लगी हुई है कि आज इस प्रकार का बर्ताव एक स्टैट्यूटरी बॉडी के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अध्यक्ष के साथ किया जा रहा है, पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का बर्ताव पहली बार नहीं है। इससे पहले भी NHRC और जब भी पोस्ट पोल वायलेंस हुआ और उसमें भी जांच करने कुछ लोग गए तो उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया गया, ये एक चलन बन चुका है कि कंप्लीट करप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इस हद तक पहुंच चुका है कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अध्यक्ष भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, ऐसा उनके वीडियो से प्रतीत हो रहा है। The NCPCR is a statutory and is a constitutional body, and its chairperson, in pursuance of his constitutional and legal commitments, went to West Bengal in order to give justice to a small girl and her family. And instead of assisting him, we find that the entire institutional approach of the TMC, the Tanashahi mindset and culture in West Bengal, has become to try and attack, obstruct and interrupt the free and fair functioning of this independent constitutional body. The video that has come to surface from various journalists and from the person concerned shows the brutal manner in which he's being heckled, almost he's being pushed around, he's screaming for his safety. Is this the manner in which the heads of constitutional statutory bodies should be treated because they're doing their job? Is there no democracy left? And those who cry about democracy, rule of law, freedom of speech and expression, etc., today all those parties have gum in their mouth. They are not able to speak about this kind of behavior. And this is not the first time. After the post-poll violence, when certain agencies, institutions went there, they were also subjected to such behavior. This has become a norm. Institutionalization of political violence has now reached such levels in West Bengal that even the chief of a constitutional statutory body is not safe. अरविंद, देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की जो लो लेवल डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स है उस पर एक करारा तमाचा पड़ा है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, जिन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस प्रकार से ITI का उपयोग ऑब्लिक मोटिव से सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए और जो जानकारी वैसे भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसको केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं किया जा सकता और उनको दंडित भी किया है। ये पहली बार शायद मेरे जानकारी में हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री को एक कोर्ट ने दंड लगाया है, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए भी और RTI का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी। ये बेहद संगीन और बहुत ही गंभीर विषय है कि इस प्रकार से एक बैठे हुए मुख्यमंत्री, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अपने नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। और ये सिर्फ दिखाता है कि उनकी मंशा कोई जानकारी प्राप्त करने की नहीं थी। वो जानकारी तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लेकर इलेक्शन एफिडेविट में और बीजेपी के ही ट्विटर और मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, सब जगह उपलब्ध है। परंतु इस प्रकार की लो लेवल डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स करके एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक स्पर्धा में हैं। कौन ज़्यादा गाली दे सकता है, कौन ज़्यादा अपमानजनक बातें कह सकता है प्रधानमंत्री पद के लिए, ताकि वो विपक्ष के नेता के रूप में चमक सके। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इस पर माफ़ी मांगने के बदले, अपनी गलती स्वीकारने के बदले केजरीवाल जी तो कोर्ट के विवेक पर ही सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी जो डिग्री वाली पॉलिटिक्स हो रही है, ये करप्शन की जो डिग्रियां बाहर निकल रही है मनीष सिसोदिया की कोर्ट के द्वारा, कहीं ना कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।